नमस्कार मित्रों, साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसके लेखक है डॉक्टर बच्चन सिंह। जब हम साहित्य इतिहास परंपरा में हिंदी साहित्य के उन सारे इतिहासकारों की बात करते हैं तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद बच्चन सिंह के इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यूजीसी नेट के दौरान इस इतिहास को पढ़ना भी बहुत आवश्यक हो जाता है, तो हम इसी पे हम पूरी एक श्रृंखला लेकर आए हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो हम बात करते हैं आज इसकी भूमिका से। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो भूमिका लिखी है उसमें कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना उसे छोड़कर। वो ये बिल्कुल स्पष्ट मानते हैं कि इससे पहले जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हमें देखने को मिलता है, उस इतिहास को लेकर ना तो दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है और ना ही उसको छोड़कर दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है। ये एक तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की बहुत बड़ी महती विशेषता रही है कि कुछ तथ्य पुराने हो चुके हैं तो हमें नए तथ्यों के साथ नया इतिहास लिखना होगा। तो बच्चन सिंह जी उसी बात को रेखांकित करते हैं। आगे वो कहते हैं कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है, और ये वाकई में है। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। इसका पीछे रीज़न जो बताया है वो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास परतंत्र भारत में लिखा गया था। अब चूँकि देश स्वतंत्र हो चुका है, यहाँ की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुत सारे तथ्य बदल चुके हैं, तो उनको सबको देखने और समझने के लिए एक नए नज़रिए से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना होगा। बच्चन सिंह जी का ये मानना है। आगे वो लिखते हैं कि बदलाव के इस पार्श्व में इतिहास के काल विभाजन, नामकरण और मूल्यांकन भी परिवर्तित होंगे। चूँकि पहले हिंदी साहित्य को आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल जैसी संज्ञाओं से सुशोभित कर देते थे, क्योंकि अब ये काल विभाजन पुराना पड़ गया है। ना तो ये साहित्य इतिहासकारों को मान्य है और ना इतिहासकार को। आगे बच्चन सिंह जी कहते हैं कि आदिकाल नामक जो शब्द है वो भ्रामक है। इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। भाषा की दृष्टि से 1000 से लेकर 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि इसमें विभिन्न जातीय भाषाएं निश्चित हुई, बल्कि इसलिए भी कि इसमें कई अनजाने देशी भाषाएं भी अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील थी, और वो काल था अपभ्रंश काल। उस समय देखा जाए तो हमें जो रचनाएं प्राप्त होती है उसमें मैथिली, अवधी, खड़ी बोली के काव्य प्राप्त होते हैं, रचनाएं। तो उन्होंने बच्चन सिंह जी ने लिखा है आगे कि जिसमें मैथिली भाषा के लिए विद्यापति, अवधी के लिए मुल्ला दाऊद जी और खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो का उदाहरण देखने को मिलता है। अतः इस काल को आदिकाल न कहकर अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। बच्चन सिंह जी आगे लिखते हैं कि भक्ति काल नहीं है, मध्यकाल। क्योंकि ये मध्यकाल अगर इसको कहते हैं तो सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक होता है। अतः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे जकड़ी हुई मनोवृत्ति कहते हैं। मध्यकालीन चित्तवृत्ति में अंग्रेजी की मेडिविलियन सेंसिबिलिटी का अर्थ प्रविष्ट हो चुका है, तो अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है, प्रथम नवजागरण काल। अतः इस डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने भी इसको आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं। आगे बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि रीतिकाल की यदि हम बात करें तो वस्तु, शैली, छंद, रूप, विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमि पर खड़ा दिखाई देता है।
जहाँ पे शुक्ल जी रीतिकाल को दो भागों में बांटते हैं, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। यहाँ पे बच्चन सिंह जी कहते हैं कि जहाँ पे ये अन्य कवि शब्द लिखा है ये ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि घनानंद को शुक्ल जी ने रीतिकाल का सर्वोत्कृष्ट कवि माना, फिर भी उन्होंने उनको अन्य कवियों की बिरादरी में बैठाया है। तो ये हमें शुक्ल जी के इतिहास में एक बहुत बड़ी खामी नजर आती है। प्रवृत्ति की दृष्टि से देखें तो वो रीतिकाल को रीतिबद्ध और रीति मुक्त कहते हैं। इसके आधार पर उन्होंने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध आदि उपविभाजन किए थे। बच्चन सिंह जी कहते हैं कि मैंने इसी को ही आगे रीतिबद्ध और रीति मुक्त को उलट दिया, यानी कि रीतिबद्ध को मैंने बद्ध रीति कह दिया और रीति मुक्त को मैंने मुक्त रीति कहा है। इसे घनानंद ठाकुर बोधा आदि रीति से सर्वथा मुक्त नहीं है, उनमें भी रीति तत्व है पर उसकी बद्धता नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि आधुनिक काल के विषय में कि जहाँ पे आधुनिक काल के होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से होता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ में आधुनिक काल की जो समय सीमा मानी है उन्होंने 1857 से माना है। 1857 से 1920 तक का ये समय नवजागरण युग रहा। इसके अंदर उस समय बहुत सारे छोटे छोटे युगों की कल्पना भी की गई, जैसे स्वच्छंदतावाद जो कि बाद में छायावाद कहा गया था, या उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। आगे वो लिखते हैं कि देखिए साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, किंतु यह सीखना भी अलग किस्म का होगा। पूर्ववर्ती साहित्य तो वही रहता है पर उसे पढ़ने की दृष्टि बदल जाती है। भक्ति काल को जहाँ पे शुक्ल जी ने एक अलग ढंग से पढ़ा तो द्विवेदी जी ने उसको दूसरे ढंग से पढ़ा। तो यहाँ पे बच्चन सिंह जी कहते हैं कि आज के परिवेश में हमें इतिहास को फिर नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। आगे जब हम इस इतिहास को देखते हैं विषय सूची के रूप में तो हमें कुछ नई चीज़ें, नए तथ्य नज़र आएंगे। उसमें उन्होंने जो काल विभाजन किया है वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने आदि काल को अपभ्रंश काल नाम दिया। उसके अंतर्गत उनकी जो विशेष सारणी रखी है वो है हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, जिसमें उन्होंने अपभ्रंश काव्य में बौद्ध, सिद्ध, नाथ, जैन सबको ले लिया है। और उसके अलावा उन्होंने जो रखा है वो श्रृंगार और वीर काव्य को रखा है, जिसमें रासो काव्य है। आगे उन्होंने प्राकृत, पेंगलम और हिंदी के कवि, जिनको जाति कवि के रूप में उन्होंने रखा है। समय की अगर बात करें तो हमें भक्ति काल का जो समय नज़र आता है वो आता है 1400 से 1650, जहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के रूप में। यहाँ पे हमें बच्चन सिंह के इतिहास में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता, वो भक्ति काल को भक्ति काल के रूप में ही लिख रहे हैं। आगे जो नाम हमें जो एक अलग परिवर्तन नज़र आता है वो आता है रीति काल पे। सबसे पहले तो ना जहाँ हमने बात की थी भूमिका में कि उन्होंने रीतिबद्ध को बद्ध रीति कहा, रीति मुक्त को मुक्त रीति कहा। उसके अलावा इन्होंने हिंदी की उर्दू शैलियों को भी काव्य में अपना स्थान दिया, और इसके साथ उन्होंने रीति तर काव्य जिसमें वीर, भक्ति, प्रेमाख्यानक और नीति को भी रखा। तीसरा जो काल उन्होंने रखा है, चौथा काल रखा है उन्होंने आधुनिक काल, नवजागरण युग के नाम से, जहाँ पे 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत और हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष, जिसके अंतर्गत फोर्ट विलियम कॉलेज, अदालती भाषा, हिंदी नए चाल में ढली। उसके साथ साथ उन्होंने ब्रज भाषा काव्य परंपरा के साथ साथ खड़ी बोली और कैसे खड़ी बोली कविता का प्रारंभ होता है और सरस्वती का प्रकाशन, कुछ इस प्रकार के उन्होंने बिंदुओं के रूप में रखा है। आगे उन्होंने रखा है स्वच्छंदतावाद युग, जिसको उन्होंने छायावाद भी कहा है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, इनका चित्रण उन्होंने किया है। उत्तर स्वच्छंदतावाद के नाम से उन्होंने लिखा है प्रगतिवाद, प्रयोगवादी।
उसके बाद हम उत्तर आधुनिकता की भी देखते हैं, ग्रामांचल की कहानियाँ भी देखेंगे, नई कहानियाँ भी देखेंगे और कुछ हमें गद्य साहित्य की भी और दृष्टि रखेगी, जो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।